राधे राधे। एपिसोड 365। बीमार आयांश। रात का वक्त, दिल्ली। सोना कमरे में बैठकर अपने बेटे की हरकत के बारे में सोच रही थी। उसके मुंह में थर्मामीटर था। आयांश की शादी का सुनकर वो इतनी शॉक हो गई थी कि किसी उसे चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गई। अंश उसके पास बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने कहा, ठीक है, हाँ, मुझे बस जानना था कि वो विल कितने वक्त के लिए वैलिड है। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। ये कहने के बाद अंश ने फ़ोन काट दिया। उसने खुद से कहा, मतलब ये सही था? ये रूहानी वही है, काली की बेटी? ओह आयांश, ये तुम क्या कर रहे हो? कल उसे पूरे 23 साल हो जाएंगे। उसके बाद क्या? अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंश को 18 साल पुरानी बात याद। जब वो पहली बार काली के घर गया था तो एक छोटी सी बच्ची थी जो उसके साथ बहुत प्यार से पेश आ रही थी। अंश ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे आयांश के गुस्से की बलि चढ़ जाओगी। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो। सोना ने उसे कहीं खोए हुए देखा तो उसके पास आ गई। उसने थर्मामीटर को साइड से रखा और उसके पास बैठकर उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, इस लड़के ने हमें परेशान कर दिया है। हमने नहीं सोचा था आयांश ऐसा कुछ। कम से कम हमें तो बताना चाहिए था। उसको याद है जब वो हमें मिला था कितना छोटा था, बात बात पे रो देता था। उसने इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया हमें बिना बताए। आपको पता है जब उसे ठंड में सर्दी लग जाती थी हमने उसे अपने सीने से सुलाया और आज वो इतना बड़ा हो गया कि हमें बिना बताए शादी कर ली। वाह। ये कहने के बाद उसने अपना नाक अंश के स्लीव से साफ किया। उसने कहा, हम बता दे रहे हैं, आने दो उसे, हम उससे बात नहीं करेंगे। अंश ने उसे अजीब से मुंह बनाकर देखा और अपना मन में कहा, अभी इतने में तुम्हें ये हालत है, जब पता चलेगा किससे शादी हुई है तो तुम्हें हार्ट अटैक ही ना आ जाए। सोना ने कहा, आज भी जब वो चीखता है तो हम सारा घर सर पर उठा लेते हैं। पता नहीं उसने हमें बिना बताए शादी कैसे कर ली। अंश ने उसके चेहरे से बाल के साइड किया और कहा, बस बहुत हो गया। तुम क्या ये टिपिकल सास की तरह बिहेव कर रही हो? अभी बहू घर आई नहीं, तुम शुरू हो गई। आज नहीं तो कल उसे शादी करना ही था। क्या फ़र्क पड़ता है किसी से भी हो? पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। पहले उसे आने दो, फिर कहना, जितना चाहे शिकायत कर लेना, मैं भी नहीं रोकूंगा। उसके बाद सुनकर सोना ने अपने नाक पर हाथ रखा और जोर से छींका। आउच। छत्तीसगढ़। रात के खाने के लिए सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और आयांश अपना नाक टिश्यू से साफ करते हुए बार बार छींक रहा था। सारांश ने उसे ऐसे छींकते देखा तो कहा, लगता है भाई आपको कोई तगड़ा वाला गाली दे रहा है, तभी तो आप पिछले 1 घंटे से बस छींके जा रहे हैं। आयांश ने कहा, किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे गाली दे? मैं उसका नाक ना तोड़ दूं? अच्छा। वंश ने धीरे से कहा, पक्का मॉम ही भाई को गाली दे रही होंगी, वो भी बहुत बुरी वाली। सानवी ने कहा, हाँ, और डैडा उन्हें समझा रहे होंगे कि बच्चों को गाली नहीं देना चाहिए। ये कहकर वो हंसने लगी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और कमरे में आराम करने चले गए क्योंकि कल सबको घर वापस जो जाना था। आयांश बेड पर कंबल डालकर बैठा लगातार छींके जा रहा था। तभी उसने देखा रूहानी अपने हाथ में एक स्टील का बर्तन में कुछ लेकर आ रही थी। आयांश ने अपना नाक साफ करते हुए उसे देखा। रूहानी उसके पास आई और बेड पर उसे रखते हुए बोली, ये औषधि वाली पानी है आपके भाप लेने के लिए। आयांश ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, आप पिछले 1 घंटे से यही कह रहे हैं, लेकिन क्या ठीक हुए? ठीक नहीं हो रहा ना? आप एक बार ये ले करके तो देखते हैं। ये हमारी माँ का नुस्खा है, देखना कुछ ही देर में आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। आयांश ने अपने मन में कहा, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए।
रूहानी ने उसे खोए हुए देखा तो कहा, क्या हुआ, आप एक बार उसे आजमा कर तो देखिए। अयांश ने सोचा इतनी दवाई खाने के बाद भी जुकाम ठीक नहीं हो रहा तो उसे ऐसे कैसे होगा। फिर भी उसने ट्राई करने का सोचा क्योंकि अब वो भी अपने जुकाम से परेशान हो गया था। उसने हाँ में सिर हिलाया और बर्तन के आगे अपना मुंह ले गया। रूहानी ने अपने सर पर मारते हुए कहा, इसे ऐसे नहीं लेते, इसे कंबल के अंदर घुसकर करते हैं। अयांश ने उसे घूरकर देखा। उसने ब्लैंकेट अपने सर तक लिया और भाप लेने लगा। एक दो बार भाप लेने के बाद उसे कुछ ठीक लगा। उसने रूहानी से कहा, अब उसे यहाँ से हटाओ, मुझे सोना है। रूहानी ने भी वैसा ही किया। लगभग 10 मिनट के बाद वो कमरे में आई तो देखा अयांश उसके तरफ पीठ करके सो रहा था। रूहानी ने देखा उसका कंबल एक साइड से बेड के नीचे लटक रहा था। वो उसके पास आई और उसे अच्छे से ब्लैंकेट के कवर कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छूकर देखा जो कि हल्का सा गर्म था। अयांश की पीठ उसके तरफ था इसलिए रूहानी उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसके कुछ बाल अयांश के चेहरे को छू गए जिससे हल्की गुदगुदी का एहसास होते ही अयांश ने करवट ली और रूहानी उसके ऊपर गिर गई। अयांश ने उसके कमर को कसके पकड़ लिया कैसे वो कोई पिल्लो हो। उसका चेहरा रूहानी के सीने के पास था। अयांश ने गर्म सांसें रूहानी के स्किन से टकरा रही थी जिससे रूहानी को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने सारांश के चेहरे को देखा जो सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। उसके चेहरे को देखते हुए रूहानी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया था जब भी उसका ये पति, जिसका उसे नाम भी नहीं पता था, वो उसे जब भी उसके पास होता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। उसने उसे हटाने की कोशिश भी नहीं की और उसे देखते हुए कब वो सो गई उसे पता नहीं। अगली सुबह अयांश की नींद खुली। उसने देखा उसने किसी को कस के पकड़ रखा था। वो अपना चेहरा ऊपर करते हुए उसे देखने लगा। रूहानी को अपने पास वो भी इसी पोजीशन में सोते देख अयांश हड़बड़ा गया। उसकी नींद पूरी तरह से खुल गई। उसके जागने के साथ रूहानी भी जाग गई। उसने अयांश को देखा और सीधी बैठ गई। अयांश ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूहानी ने अपने चेहरे से बालों को हटाया और शर्माते हुए बोली, वो कल रात आपने जाने नहीं दिया। अयांश उसकी बात सुनकर अजीब महसूस करने लगा। वो उठकर बैठ गया। तभी कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। रूहानी ने जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला। उसके सामने सारांश और सानवी खड़े थे। उन दोनों ने रूहानी को देखा और मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग भाभी, क्या भाई जाग रहे हैं? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। सानवी और सारांश कमरे के अंदर आ गए। दोनों ने अयांश को देखा और कहा, भाई अब आपकी तबीयत कैसी है? अयांश ने कहा, अब मैं ठीक हूँ। सारांश ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो होना ही था, भाभी ने आपके लिए जड़ी बूटी का भाप जो तैयार किया था। अयांश ने रूहानी को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसने बात को बदलते हुए कहा, क्या तुम सबकी पैकिंग हो गई? सानवी ने कहा, हाँ हम आपको वही बताने आए थे, हम सबकी पैकिंग हो गई है। अयांश ने कहा, ओके देन, तुम सब ब्रेकफास्ट करके निकलो, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। सारांश उसे चिढ़ते हुए बोला, ओह भाई, ये कहिए कि आपको भाभी के साथ टाइम स्पेंड करना है। अयांश ने उसे घूर कर देखा। सानवी सारांश को लेकर चली गई। कुछ देर बाद सभी लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार थे। अयांश रूहानी के पास आया जो अपने सामान पैक कर रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। उससे अपने बाल का जूड़ा बना रखा था। उसकी वजह से उसके बैकलेस ब्लाउज से उसकी खुली पीठ अयांश के सामने थी। अयांश उसको देखते हुए उसके पास आ गया। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, सुनो। रूहानी उसकी आवाज़ सुनकर पलट गई। उसने कहा, जी आपको कुछ चाहिए? अयांश ने अपने हाथ में रखा पेपर को रूहानी को देते हुए कहा, हमें साइन करो, कल से ये रह गया था। रूहानी ने उसे लिया और अयांश पर यकीन कर उस पर साइन कर दिया। रूहानी ने 10 तक पढ़ाई की थी।
इसलिए उसे अपना नाम अच्छे से लिखना आता था। उसके बाद उसके बाबा की मौत की वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रूहानी ने साइन कर पेपर आयांश को दे दिया। आयांश ने उसे देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने उसे जल्दी से बैग में रखा और अपना सामान लेकर कमरे से बाहर चला गया। रूहानी ने उसे कंफ्यूज होते हुए देखा और कहा, इन्हें क्या हुआ? वो भी अपना सामान लेकर लिविंग रूम में आ गई। उसने देखा वहाँ पर रोहित और आयांश कुछ बातें कर रहे थे। वो उनके पास आ गई। उसने कहा, बाकी सब कहाँ हैं? आयांश ने कहा, वो सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये कहकर वो लिविंग रूम में बाहर के तरफ जाने लगा। रूहानी ने उसे देखा तो उसका पीछा करने लगी। आयांश होटल से बाहर निकल गया। रूहानी ने जैसे ही होटल का दरवाज़ा पार किया, आयांश के कदम उसके जगह पर रुक गए। वो पलटकर रूहानी को देखते हुए बोला, किसने कहा तुम मेरे साथ चल रही हो? नेक्स्ट एपिसोड, शादी खत्म। रूहानी आयांश को कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। आयांश ने कहा, तुम मेरे साथ नहीं जा रही? रूहानी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जी आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपके साथ नहीं जा सकते? कहते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई, जैसे उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया। आयांश ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? उसने अपने बैग से पेपर निकाला और रूहानी के आंखों के सामने करते हुए कहा, इसके लिए। तुम जानती हो अभी अभी तुमने जिस पेपर पे साइन किया है वो प्रॉपर्टी पेपर है। 3 अरब की प्रॉपर्टी जो तुम्हारे बाबा ने मेरे डैड से छीन लिया था, और ये मुझे तभी वापस मिल सकता था जब मैं तुमसे तुम्हारे 23 साल के होने से पहले शादी कर लूँ। तो बस मैंने यही किया। मैंने तुमसे शादी मेरे डैड के प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए किया। रूहानी ने यह सुना और उसका दिल मानो धड़कना ही बंद हो गया। उसकी खूबसूरत आंखें आंसू से भर आईं। उसे यकीन नहीं हुआ अभी अभी जो उसने सुना। उसकी आंखों के आंसू उसके गले पर लुढ़क गए। लेकिन हमारी शादी? आपने माँ से वादा किया था आप हमारा ख्याल रखेंगे। कहते हुए रूहानी की आवाज़ टूटने लगी। उसे अपने दिल में तेज़ दर्द हो रहा था। आयांश ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा और कहा, क्या सच में मैंने ऐसा कोई वादा किया था? रूहानी ने हैरान नज़रों से उसे देखा। उसे याद आया जब उसकी माँ आयांश से वादा ले रही थी, तब आयांश ने कुछ भी नहीं कहा था। आयांश ने कहा, तुमसे शादी करना मेरी सिर्फ एक मजबूरी थी। अगर तुम इसे निभाना चाहती भी हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं शादी को नहीं मानता। मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक प्रॉपर्टी तक पहुंचने का जरिया था। रूहानी ने यह सुना और उसके पैर तले ज़मीन खिसक गई। उसने इस आदमी पर भरोसा भी कैसे कर लिया? उसने टूटती आवाज़ में कहा, क्यों? इसमें हमारी क्या गलती है? आयांश उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम काली की बेटी हो। वो काली जिसकी वजह से मेरे डैड ने सफ़र किया। मैंने इसके लिए मेरे डैड को दिन रात मेहनत करते देखा, लेकिन सब बर्बाद हो गया सिर्फ तुम्हारे बाबा के वजह से। रूहानी ने अपनी खाली आंखों से आयांश को देखा। आयांश ने उसके सर पर को पीछे से पकड़कर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे बीवी। रूहानी की आंखें बंद हो गईं और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। आयांश उसको दूर हुआ और बोला, गुड बाय। मुझे उम्मीद है हम जिंदगी में कभी भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। तुम्हारी माँ जल्द ही तुम्हारे पास रहने आ जाएंगी। और हाँ, ये होटल, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए है। तुमने कल रात जो मेरा ख्याल रखा उसके लिए। ये कहने के बाद वो कार में बैठ गया। रोहित ने कार का दरवाज़ा बंद किया और रूहानी को देखने लगा। रूहानी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो अपने बॉस को जानता था। उसके लिए किसी की फीलिंग कोई मायने नहीं रखती थी जब तक वो उसके कोई अपने ना होते। वो अपने उसे देखा ही रहा था कि आयांश ने कहा, क्या तुम्हें भी इसी के साथ यहाँ रुकना है? रूहानी ने
ये सुना और जल्दी से आकर कार में बैठ गया। उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। अयांश जा चुका था रूहानी और इस जगह को छोड़कर, लेकिन उसे एहसास नहीं था उसका बहुत कीमती यहाँ छूट रहा था। रूहानी ने उसे जाते हुए देखा। उसका हाथ जो अयांश को रोकने के लिए उठा था वो हवा में ही रह गया था। वो जब उसके आंखों से कोसों दूर चला गया तब जाकर रूहानी को होश आया, लेकिन तब तक उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसने अपनी खाली आंखों से उस सड़क को देखा और अपना बैग उठाकर झरने के पास पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि उसे नहीं पता था उसकी माँ कहाँ थी और ना ही वो जिस अपना पति कह रही थी उसका नाम उसे पता था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ना वो अप्पू के पास जा सकती थी और ना ही इस होटल में। सुबह से शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो बैठी ही थी कि उसे होटल के तरफ से एक एम्बुलेंस आती नजर आई। रूहानी ने उसकी आवाज़ सुनी और उस तरफ देखने लगी। एम्बुलेंस से 2 लोग एक स्ट्रेचर को लेकर बाहर निकले। ऐसे लग रहा था किसी की मौत हो गई हो। रूहानी उसे देख ही रही थी कि एक तेज़ हवा का झोंका आया और उस लाश के ऊपर से सफ़ेद कपड़ा हट गया। रूहानी ने जब उसका चेहरा देखा तो वो जोर से चिल्लाई, माँ! वो उसके तरफ दौड़ पड़ी। उसने आते देखा वो वार्ड बॉय रुक गए। रूहानी आकर उसके माँ से लिपट गई। तभी एम्बुलेंस से एक डॉक्टर बाहर आया और रूहानी को देखते हुए बोला, आपकी माँ की इलाज के दौरान मौत हो गई। आई एम सॉरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं पाए। रूहानी को जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसने उस डॉक्टर को कोई भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद वो अपनी माँ से लिपटकर रोते हुए ही बेहोश हो गई। दिल्ली। वंश, शारांश, सानवी, आद्या, ख्वाहिश, शिवाय और आरवी हवेली पहुंचे। उन्होंने घर में सबको अयांश की शादी के बारे में बता दिया। अब तक तो सिर्फ सोना और अंश को ही पता था, लेकिन बहुत जल्द सबको पता चल गया कि अयांश ने किसी से शादी कर ली है। सम्राट ने कहा, ठीक है, हम हमारे घर में हमारी बड़ी बहू का वेलकम करेंगे। वंश, तुम अयांश को फ़ोन करके पूछो वो दोनों कहाँ पहुँचे। वंश ने हाँ में सर हिलाया और अयांश को फ़ोन लगाने लगा। उसने जब फ़ोन नहीं उठाया तो उसने रोहित के पास कॉल किया। कुछ देर रोहित से बात करने के बाद वंश सबको बताते हुए बोला, मॉम डैड, भाई आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। नीलिमा ने कहा, ठीक है, चलो उनके वेलकम की तैयारी करते हैं। वो पहली बार अपने ससुराल आएगी तो हमें उसका गृह प्रवेश कराना होगा। सोना, तुम जाओ, आरती की तैयारी करो, तुम्हें ही अपनी बहू का वेलकम करना है। सोना ने हाँ में सर हिलाया और वो किचन में चली गई। वो आरती की थाली सजाते हुए बोली, पता नहीं इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है, वो ऐसे ही किसी से कैसे शादी कर सकता है। तभी सानवी उसके पीछे से आते हुए बोली, नहीं मम्मा, वो बिल्कुल आपकी तरह है। सोना ने यह सुना और वो उसे देखने लगी। सानवी उसे साइड हक करते हुए बोली, देखना, आप उन्हें एक बार देखेंगे ना तो आपको अपने आप में ही समझ आएगा। वो बहुत प्यारी और मासूम है। आपको पता है, कल भाई को जुकाम हो गया था तो उन्होंने उनका ख्याल रखा और वो जब भाई की नज़रों से गायब हो गई थी तब वो उनके लिए परेशान हो गए थे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वो बिल्कुल आपकी तरह बात करती हैं। सोना ने यह सुना और वो किसी सोच में चली गई। लगभग आधे घंटे बाद घर में सारी तैयारियां हो गई थी। हाल में सभी लोग जमा थे। तभी उन्हें कार के रुकने की आवाज़ आई। वंश और सारांश भागकर बाहर चले गए। वंश और सारांश ने अयांश को कार में अकेले बाहर आते देखा तो एक दूसरे को देखने लगे। इधर सोना हाथ में आरती का थाल लेकर खड़ी थी। उसके पास ही पीयू और सोनल भी थे। तभी अयांश चलते हुए अंदर आया। उसने ब्लैक गॉगल्स लगा था। उसने जब हॉल में इतनी तैयारियां देखी तो हैरान हो गया। उसने वंश को देखा और समझ गया यहाँ क्या हो रहा था। अयांश को अकेले देखकर सोना ने कहा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? अयांश, तुम अकेले क्यों आ रहे हो? अयांश ने यह सवाल सुना तो उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने सीधा अंश को देखा और उसके पास आ गया। उसने अपने हाथ में रखे पेपर को अंश के आगे कर दिया। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। उसने पेपर को नहीं देखा
था, लेकिन वो समझ चुका था कि वो क्या हो सकता था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसका शक सही निकला। उसने घूरकर आयाश को देखा और कहा, ये क्या है आयाश? रूहानी कहाँ है? आयाश ने सीधा सा जवाब दिया, वो ना आई और ना कभी यहाँ आएगी। सोना उसके पास आकर गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? आयाश ने बिना किसी भाव से कहा, अपनी मॉम को देखा और कहा, मैंने उसे छोड़ दिया। उसने इतना ही कहा था कि उसके गाल मेंटेज झंडांडेस का एहसास हुआ। आयाश को चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी और सभी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। नेक्स्ट एपिसोड 367। आयाश ने जब कहा कि रूहानी को उसने छोड़ दिया है और किसी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आयाश ने अपने गाल पर हाथ रखा और उसे इंसान को देखने लगा जिसने उसे थप्पड़ मारा था। सोना अपने गुस्से में लाल चेहरे के साथ आयाश के सामने खड़ी थी। उसने आज से पहले कभी भी अपने इस बेटे पे हाथ उठाया नहीं था। उसकी ज़िंदगी में यह है वह बच्चा था जिसने पहली बार उसे माँ होने का एहसास दिलाया था। आयाश ने अपनी मॉम को देखा। उसकी नीली आंखें में आंसू और चेहरे पर वह गुस्सा था। सोना ने आयाश के कॉलर को पकड़ा और उसके मुंह पर चिल्लाते हुए बोली, हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? आयाश अपनी मॉम के गुस्से से समझ रहा था, लेकिन इस वक्त वह कुछ भी नहीं कहना चाहता था। सोना ने उसके कॉलर को झटके से छोड़ दिया और गुस्से से बोली, तुमने अपने डैड से यही सीखा है? जिस तरह उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती शादी की, वैसे ही तुमने अपने डैड के नक्शे कदम पर चल दिए। सोना ने कहा तो अंश हैरानी से उसे देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, मैंने कब छोड़ा तुम्हें? मुझे क्यों बीच में ला रही हो? सोना ने अंश को गुस्से से घूरा और कहा, और आप, क्या आप बिजनेस के बहाने यही सब सिखा रहे थे अपने बेटे को कि कैसे किसी लड़की को बर्बाद ज़बरदस्ती शादी करनी? उसके ऐसे कहते ही अंश हैरानी से सोना को देखा। उसने कहा, अरे यार, तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। आयाश ने कहा, मॉम, इसमें डैड की कोई गलती नहीं है, आप उन पर चिल्लाना बंद कीजिए। यह सुनकर सोना उसके चेहरे पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम तो चुप रहो, दिखाई नहीं दे रहा है मैं तुम्हारे डैड से बात कर रही हूँ। आयाश ने कहा, मॉम, इसे बात करना नहीं, झगड़ना कहते हैं। अंश जोर से चिल्लाया, हाँ, इसे झगड़ना कहते हैं और ये झगड़ा तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसने गुस्से से आयांश को देखा और उसके पास आते हुए बोला, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम अपनी बीवी को आज अभी इसी वक्त इस घर पर लेकर आओ। तुमने एक बार भी नहीं सोचा उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी जब तुमने उसे छोड़ दिया? आयांश ने बिना किसी भाव से कहा, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जल्दी उसे अपने आंखों के सामने रूहानी का वो रोता हुआ चेहरा आया जब वो आखिरी बार उसे देख रहा था। उसने अपनी आंखों को कठोर कर लिया और अंश से बोला, वो सिर्फ मेरे लिए उस प्रॉपर्टी को पाने का जरिया थी जिसे उसके बाप ने आपसे छीन लिया था। सोना ने यह सुना वो कंफ्यूज हो गई। उसने अंश को देखा और दांत पीसते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रायजादा? अंश ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर सबको बताते हुए बोला, ये काली की बात कर रहा है। इसने जिससे शादी की है वो काली की बेटी है, जिसकी तुमने 18 साल पहले सर्जरी की और जान बचाई। रूहानी उसका नाम है। सोना ने यह सुना और उसे उस पल की याद आई जब वो एक छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन करने वाली थी। तब उस बच्ची ने उसको कहा था, आंटी, इसके बाद मेरे सर का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा ना? सोना को लगा जैसे अभी अभी उस बच्ची ने उससे ये बात कही। उसके पैर पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। पीहू ने यह देखा और उसके पास आ गई। भाभी! उसने उसे पकड़ लिया। आयांश ने सोना को इस तरह देखा तो परेशान होते हुए उसके पास आने लगा,
लेकिन अंश ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे सोना से दूर करते हुए गुस्से को देखते हुए बोला, मैंने तुमने अच्छा नहीं किया। ये तुमने अच्छा नहीं किया आयांश। अगर तुमने उससे शादी कर ली है तो उसे अपने साथ लेकर आते। तुम्हें उसे इस तरह छोड़ने कर आने की ज़रूरत नहीं थी। हम उसे एक्सेप्ट करते, आयांश ने कहा। लेकिन मैं नहीं करता। मुझे याद है डैड, आपने उस प्रॉपर्टी के लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन उस काली ने उसे आपसे छीन लिया। अंश ने यह सुना और उसे समझ नहीं आया कि वो अपने इस बेटे को क्या कहे। वो उससे इतना प्यार करता था कि उसने उसके लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सम्राट आगे आकर आयांश को समझाते हुए बोला, आयांश, तुमने जो भी किया उसमें उस बेचारी बच्ची की कोई गलती नहीं है। तुम उसे जाओ और लेकर आओ। बच्चा? अंश ने उसे भी वही जवाब दिया, कभी नहीं। मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया है। मैं उसे कभी वापस नहीं लेके आऊँगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो सम्राट ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले जाते हुए गुस्से से बोला, अब तुम इस घर में तभी आओगे जब तुम्हारी बीवी और हमारे घर की बड़ी बहू को तुम अपने साथ लेकर आओगे। वंश और सारांश के साथ सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। आयांश ने हैरानी से अपने बड़े पापा को देखा। उसने कहा, बड़े पापा आप? लेकिन तब तक सम्राट ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। आयांश परेशान होता हुआ दरवाजे को घूर कर देखने लगा। इधर सोनल सोना को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उस सब सोना की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए। सोना आधी बेहोशी में बोल रही थी, सब हमें मारने पर क्यों तुले हैं। इधर रूहानी अपनी माँ की जलती चिता के सामने अपना सर झुकाकर बैठी रो रही थी। उसके पास वो डॉक्टर था जिसे आयांश ने स्पेशल रमा यानी रूहानी के माँ के लिए अपॉइंट किया था। उसका नाम था अजय कुमार। अजय रूहानी के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रूहानी, तुम्हें हौसला रखना चाहिए। जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। तुम्हारी माँ जहाँ भी हैं तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुखी हो रही होंगी। रूहानी फिर भी कुछ नहीं बोली। अजय ने उसके कंधे को पकड़ा और हिलाते हुए देखा और रूहानी फिर से बेहोश हो गई थी। अजय ने यह देखा और वो परेशान हो गया। उसने कहा, पता नहीं मिस्टर रायजादा ने इतनी प्यारी लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। ये कहने के बाद उसने रूहानी को अपनी गोद में उठाया और अपने साथ ले गया। एपिसोड 368 बेचैनी। रात का वक्त। रायजादा हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। सम्राट ने जिस तरह आयांश को घर से बाहर जाने के लिए कहा था, उसके बाद आयांश के घर पर ना होने से सबको घर सूना सूना लग रहा था। आज जो हुआ था उसके बाद किसी ने भी गले से खाना नहीं उतारा था। सोना आयांश के लिए परेशान थी। उसके भले ही उसे थप्पड़ मार दिया था, लेकिन इस घर में सबको ज़्यादा परेशानी वही थी। और जब से उसे पता चला था कि आयांश ने काली की बेटी से शादी की है, तब से सोना की नींद उड़ी हुई थी। उधर आयांश अंश के मेंशन में आकर रह रहा था। ऐसा नहीं था कि सम्राट ने उसे घर से निकाल दिया तो उसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था। वो इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था। उसके पास रहने के लिए ठिकाना कैसे नहीं होता। आयांश मेंशन में कमरे में अकेले बैठा हुआ था। आज जो घर पर हुआ उसके बारे में सोचते हुए वो परेशान था, खास करके सोना के लिए। वो खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान में खिल रहे चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और उसके चेहरे पर इमोशन के नाम पर बस चिंता। घर रोज वो जिस लोगों के घिरा रहता था, आज कोई भी उसके पास नहीं था। ना उसके भाई बहन और ना उसके मॉम डैड। उसे अचानक से किसी की यादों ने घेर लिया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, पता नहीं वहाँ से आने के बाद अजीब सी बेचैनी क्यों वो महसूस हो रही है। क्या तुम ठीक हो? उसे भी नहीं पता था उसने ये सवाल क्यों पूछा था,
अयांश ने आंखों में अचानक से कुछ भाव आ गए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये क्यों था। कुछ देर बाद वो बेड पर आकर लेट गया, लेकिन नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। रात 11 बजे। ख्वाहिश सानवी से लिपट कर उसके कमरे में सो रही थी। तभी कमरे की खिड़की से एक काली परछाई कूद कर अंदर आई। वो परछाई बेड के पास आकर सो रही सानवी को देखने लगी। उसने ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने थे और उसकी आंखें सानवी को देखते हुए सॉफ्टली मुस्कुरा रही थी। कमरे में डिम लाइट में वो शख्स उसे देख पा रहा था। सानवी ने सिल्क नाइट शॉर्ट पहना था और उसके लंबे बाल बेड पर बिखरे हुए थे। उसने ख्वाहिश को हक करके रखा था। तभी कुछ ही वक्त हुआ था कि सानवी ने को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। सानवी की नींद खुल गई। उसने टेबल के तरफ देखा जहाँ पर आज पानी का गिलास नहीं था। उसने ख्वाहिश को देखा और उसके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए बेड से नीचे खड़ी हो गई। वैसे तो उसके बेड के पास इतने स्लीपर थे, लेकिन वो खाली पैर ही कमरे के बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई, तब उसके हाथ में पानी का बॉटल था। उसने उसे टेबल साइड पर रखा और बेड पर चढ़ने के लिए मुड़ी ही थी कि वो किसी से टकरा गई। उसके मुंह से चीख निकलती उससे पहले उस शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और उसे धीरे कोने में ले जाकर दीवार से लगा दिया। उसने कहा, श्श प्रिंसेस, इट्स मी। शानवी ने जैसे ही इस आवाज़ को सुना, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो उससे धक्का देकर उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन उस शख्स ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने करीब जा कर लिया। वो उसके कान में धीरे से बोली, सोच लो अगर वो जाग गई तो, इसलिए आवाज़ बिल्कुल भी मत करना। सानवी ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया, क्योंकि जिस तरह से उसके मुंह बंद किया था उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उस शख्स ने सानवी के मुंह से हाथ हटा लिया। उसके साथ ही सानवी तेज तेज सांस लेने लगी। वो अपने सामने खड़े इस लंबे चौड़े हैंडसम लड़के को देखते हुए धीरे से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं आरव? आरव उसे हक करते हुए धीरे से बोला, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो प्रिंसेस? मैं पिछले 7 दिनों से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। सानवी को उसके इतने कसकर गले लगाए जाने से घुटन महसूस हुई और आरव के कंधे पर मारते हुए बोली, आरव, हमें सांस नहीं आ रही, छोड़ो हमें। आरव ने कहा, कभी नहीं। तभी उन दोनों के कान में ख्वाहिश की डरी हुई आवाज़ आई, आप कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। सानवी ने यह सुना और आरव को धक्का देते हुए लगी, लेकिन आरव ने उसे जाने नहीं दिया। सानवी ने गुस्से से उसे देखा और ऊंची आवाज़ में ख्वाहिश से कहा, चुटकी, हम वॉशरूम में हैं, तुम सो जाओ, हम आते हैं। ख्वाहिश ने कहा, नो दीदी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप जल्दी आओ ना। सानवी ने कहा, हाँ चुटकी, बस 1 मिनट में आ रहे हैं। ये कहने के बाद उसने आरव से धीरे से कहा, ये क्या हरकत है आरव, हमें जाने दीजिए, नहीं तो वो पूरी रात जागेगी। और आप यहाँ कैसे आए? बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। आरव ने उसके कमर से हाथ डाला और उसके अपने करीब करते हुए बोला, आई डोंट केयर, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है प्रिंसेस। मैं तुम्हें इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ। ये कहने के बाद उसने सानवी के बाल को जूड़े में बंधे हुए थे उसे खोल दिया, जिससे उसका कुछ बाल उसके चेहरे पर आने लगे। सानवी उसके इतने पास होने से पहले ही घबराई हुई थी। अब ये, आरव ने बहुत प्यार से उन बालों को कान के पीछे टक किया और कहा, तुम दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। आई कांट इवन टेक माई आईज ऑफ यू। उसकी बात सुनकर सानवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इस बार सॉफ्टली कहा, प्लीज़ गो नाउ, नहीं तो वो सारा घर सर पर उठा लेगी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। सानवी ने उसकी बातों को समझा और घबराते हुए उसे देखकर कहा, आरव नो।
उसने इतना कहा ही था कि आरव ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चुप करा दिया। सानवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और आरव के शर्ट को अपनी मुट्ठी से भींच लिया। ये उसकी पहली किस नहीं थी, लेकिन जब भी आरव उसके पास आता, सानवी उससे दूर नहीं भाग पाती थी। आरव ने इस हरकत पर सानवी के मानो सांसें ही रुक गई थीं। आरव ने उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कुछ वक्त बाद जब सानवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो आरव ने उसे छोड़ दिया और वे दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। आरव ने उसके होठों पर लगे खून को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम मुझे कल ऑफिस में दिखोगी, चाहिए, नहीं तो मैं फिर से आ जाऊंगा। सानवी ने कुछ भी नहीं कहा। उसका सुंदर सा चेहरा लाल हो गया था। उसका कोई रिस्पॉन्स ना पाकर आरव ने उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और कहा, बोलो, तुम कल आओगी ना? सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। आरव ने उसके माथे पर सॉफ्टली किस किया और कहा, ओके, गुड नाइट प्रिंसेस। और उसने आखिर बार उसके होठों को हल्का सा छुआ और सानवी को जाने दिया। सानवी अपने बाल और कपड़े ठीक करते हुए ख्वाहिश के पास आ गई। ख्वाहिश ने उसे देखा और अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, दी, आप जानती हैं ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। आप मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हैं? सानवी ने उसे बेड पर लिटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए कहा, आई एम सॉरी कुहू, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो अब सो जाओ। और उसने उसे फिर से गले से लगा लिया और उसके सर को सहलाने लगी। तभी आरव जिस तरह से कमरे में आया था उसी तरह गायब भी हो गया। अगली सुबह रूहानी की नींद खुली और वो झटके से उठकर बैठ गई। उसने अपने आप आसपास देखा। वो एक बहुत सुंदर से कमरे में थी। उसने अपने कपड़े देखे। उसने सूट पहना था। उसे याद था कल उसने साड़ी पहनी थी। उसने खुद से कहा, ये हमारे कपड़े किसने बदले और हम कहाँ हैं? माँ, हमारी माँ। वो बेड से उतरकर कमरे में बाहर आ गई। उसने देखा हॉल में वही लड़का बैठा था जो कल उसके माँ के साथ था। अजय ने उसे बाहर आते देखा तो उसके पास आ गया। उसने कहा, तुम जाग गई? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? रूहानी ने उसे देखकर घबरा गई क्योंकि के बार उसके उस इंसान को पर भरोसा किया था जिसे वो नहीं जानती थी, तो उसका दिल बुरी तरह से टूटा था। इसलिए इस वक्त उसे अजय से थोड़ा डर लग रहा था। उसने डरते हुए कहा, हम कहाँ हैं? हमारे कपड़े आपने बदले? तभी एक कमरे में एक लड़की बाहर आते हुए बोली, नहीं दीदी, आपके कपड़े मैंने बदले, बहुत गंदे हो गए थे ना। रूहानी ने उसे देखा। वो लड़की लगभग 20 साल की थी। सुंदर सी दिखने वाली लड़की थी। उसने बैंगनी रंग का सूट पहना था। रूहानी ने कहा, लेकिन हम कहाँ हैं? उस लड़की ने कहा, आप इस वक्त इंदौर में हैं। भाई आपको यहाँ लेकर आए हैं और मैं हूँ सिया। रूहानी ने हैरानी से अजय को देखा। अजय ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, घबराओ मत, तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। रूहानी ने यह सुना और उसका दिल गर्मराहट से भर गया। नेक्स्ट एपिसोड 369, सानवी का डर। रूहानी ने हैरानी से अजय को देखा क्योंकि अजय उसे छत्तीसगढ़ से इंदौर लेकर आया था। अजय ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, घबराओ मत, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकती हो। रूहानी ने यह सुना और उसका दिल गर्मराहट से भर गया। वो अपना भारी मन संभाल नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू झलक गए। उसे अजय की आंखों में इतना अपनापन देखकर बहुत रोना आ रहा था। अजय ने उसे ऐसे रोते हुए देखा तो उसे समझाते हुए कहा, देखो, ऐसे रोते नहीं, तुम नहीं जानती, लेकिन जब मैं तुम्हारी माँ का इलाज कर रहा था ना, तो उनसे मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। तुम्हारा बचपन से लेकर तुम्हारे स्ट्रगल तक, उन्होंने जाने से पहले कहा था कि अब वो चैन से इस दुनिया से जा सकती हैं क्योंकि अब तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई आ गया है। लेकिन तुम वहाँ अकेली थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। मैंने सोचा तुम अकेली वहाँ क्या करोगी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी।
इसीलिए अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो मैं तुम्हें वापस छोड़। वो कह ही रहा था कि रूहानी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन हम उस जगह वापस नहीं जाएंगे। उस जगह ने हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया, पहले हमारे बाबा को, फिर। वो कहते हुए रुक गई। कुछ पल चुप्पी के बाद रूहानी ने कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारे पास कोई भी अपना कहने के लिए नहीं बचा है। कहते हुए रूहानी का गला भर आया। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरे भी सफ़ेद पड़ गया। उसके ऐसे देखते ही सियाह रूहानी के पास आते हुए बोली, आप रो मत दी, हम हैं ना आपके साथ। रूहानी ने यह सुना और उसके गले से लग गई। अजय ने कहा, चलो अब बस करो, तुम दोनों फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करता हूँ। रूहानी और दिया। सिया ने हाँ में सर हिलाया। सिया रूहानी के अपने कमरे में ले जाते हुए बोली, चलो मैं आपको मेरे कपड़े दिखाती हूँ। कुछ बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। रूहानी ने पिंक कलर का सूट पहना था। उसके हाथों में चूड़ियाँ और गले में अयाश का पहना मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदिया। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो खाना खाने के लिए बैठी थी, लेकिन उसका मन खाने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे रह रहकर किसी की याद आ रही थी। उसे खाना ना खाते हुए अजय ने कहा, रूहानी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? दिल्ली। सारांश ने कहा, भाई आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आयाश जो अपने नाश्ते के प्लेट को अपना चम्मच कब से घुमा रहा था, सारांश का सवाल सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने कहा, सारांश उसके खाने के प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप चम्मच खाने में क्यों घुमा रहे हैं? आयाश ने अपने प्लेट को देखा और फिर सारांश को। वो अपना गला साफ करते हुए बोला, ओह, ये आई थिंक मुझे भूख नहीं है। सारांश कुर्सी से उठते हुए बेरुखी से बोला, ठीक है, फिर आपको जब भूख लगे तब खा लेना। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सानवी ने कहा था खाना पहुँचाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ आया था। ये कहता हुआ उसने अपने कोट उठाया और आयाश को बिना किसी भाव के देखते हुए मेंशन से बाहर चला गया। आयाश ने अपने भाई को देखा जो किसी सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। उसने कसकर अपने हाथ में रखे चम्मच को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटकते हुए बोला, मुझे उसकी याद क्यों आ रही है? कल रात से ही बार बार उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा है। कूल डाउन आयाश, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना है, उस लड़की पर नहीं। ये कहते हुए उसने गुस्से से अपने बाल को पीछे धकेला और अपनी टाई को ढीली करते हुए टेबल पर रखे फ़ोन को देखने लगा। उसने उसे उठा लिया और किसी को फ़ोन किया। उधर अजय का फ़ोन टेबल पर बजने लगा। उसने नाश्ता करते हुए अपने फ़ोन को देखा। फ़ोन को देखते हुए उसकी भौहें तन गई। उसने रूहानी को देखा और खुद से कहा, सर मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं? उसने कुछ सोचा और फ़ोन रिसीव कर लिया। उसने कहा, रायज़ादा सर, कहिए आपने फ़ोन क्यों किया? सामने से किसी ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, क्या वो तुम्हारे साथ है? अजय रूहानी को देखते हुए हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ। सामने से आवाज़ आई, ठीक है, उसका ख्याल रखना। अगर आयाश तुम्हें उसके बारे में पूछे तो उसे कहना तुम उसे नहीं जानते। अजय ने कहा, हाँ, मैं समझ गया। सामने से किसी ने कहा, ठीक है, अब ये फ़ोन रखता हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। अजय ने कहा, जी ठीक है, और उसने फ़ोन काट दिया। रूहानी खाना खाते हुए उसे ही अपनी प्यारी सी मासूम आंखों से देख रही थी। अजय हल्का सा मुस्कुराया। उसने आयाश फ़ोन पर किसी से बोला, वो कहाँ है? सामने से किसी ने कुछ कहा तो आयाश हैरान हो गया। उसने हैरानी से बोला, क्या वो नहीं है? तो फिर कहाँ गई? सामने से किसी ने कुछ कहा तो आयाश ने फ़ोन काट दिया और कंफ्यूज होते हुए कहा, वो कहाँ जा सकती है अपनी माँ को छोड़कर? हवेली। अंश फ़ोन पर कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी सोना कमरे में आते हुए बोली, मिस्टर रायज़ादा, आप किससे बात कर रहे हैं? बाहर चलिए, रिहान और सोनल जाने के लिए तैयार हैं और हमारी कुहू भी। कहते हुए वो उदास हो गई।
अंश ने उसे देखा और उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मिसिस RAYZADA, आपको इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अगली छुट्टी में वो फिर आ जाएगी और अगर इंतज़ार नहीं हुआ तो हम उसके पास पहुंच जाएंगे। सोना ने यह सुना और हाँ में सिर हिलाने लगी। उसने कहा, हाँ, लेकिन वो कह ही रही थी कि अंश ने उसके सर को पकड़ा और उसके सीने में छुपा लिया। उसने कहा, मैंने कहा ना हम उसके पास चले जाएंगे। सोना ने हाँ में सर हिलाया और अंश के शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अंश ने उसके आंसू साफ किए और कहा, अब रोना बंद करो। अगर उसने देख लिया तो वो रोने लग जाएगी। जानती हो ना, वो अपनी बड़ी मॉम से बहुत प्यार करती है। सोना ने हाँ में सिर हिलाया और रोते हुए मुस्कुराई। कुछ वक्त बाद वो दोनों बाहर आ गए। बाहर रिहान, सोनल और कुहू सबसे मिलकर सोना और अंश को बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुहू ने उन दोनों को बाहर आते देखा और भागकर उनके पास आ गई। वो अंश के गले लगते हुए बोली, बड़े पापा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। प्लीज़ आप जल्दी मुझसे मिलने आना। अंश ने उसके माथे पर किस किया और कहा, प्रिंसेस, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। सोना ने जो खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रखा था, उसकी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कुहू को अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, तुम अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। उन्हें देखकर हर कोई इमोशनल हो गया। सानवी कुहू के पास आते हुए बोली, अच्छा, अब बहुत हो गया, चलो अब, नहीं तो तुम सबको रुलाओगी। कुहू ने उसके गले से लग गई और बोली, मैं आपको भी बहुत मिस करूंगी दी। सानवी ने यह सुना और उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे छुटकी। कुछ पल बाद वो सब घर से बाहर थे। सोना सोनल के गले लगते हुए बोली, अपना और रेहान का ध्यान रखना और कुहू का भी। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, आप फिक्र मत करिए। कुछ देर बाद रेहान, सोनल और कुहू को सभी लोग हाथ हिलाकर बाय कह रहे थे। उनके जाने के बाद सोना फिर से उदास हो गई। वो बहुत मुश्किल से तो अपने जिगर के टुकड़े को देख पाती थी। अब उसे 6 महीने उसके आने का इंतजार करना होगा। वंश ने उसे उदास देखा तो उसे अंदर ले जाते हुए बोला, मॉम, अब बस भी करो, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। सोना ने उसके गले लग गई। अंश ने कहा, वंश, तुम अपनी मॉम को हॉस्पिटल छोड़ देना, मैं शीनू को ऑफिस छोड़ते हुए ऑफिस जाऊंगा। सानवी, जो कि घर के अंदर जा रही थी, ऑफिस का नाम सुनकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऑफिस जाने में बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, या यूं कहें आरव को फेस करने में। कल रात उसने जब आरव को अपने कमरे में देखा था तो उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। उस पर उसका उसे किस करना और उसके करीब आना सब कुछ याद आने लगा। अब आरव कहाँ से चला गया, तब पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो उसे दोबारा फेस नहीं करना चाहती थी। अंश ने आवाज़ देते हुए कहा, शीनू, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? उसकी आवाज़ सुनकर सानवी का ध्यान टूटा। वो होश में आई और बोली, यस डैडा, हम अपना बैग लेकर आते हैं। ये कहने के बाद वो अंदर भाग गई। कुछ वक्त बाद वो बाहर आई और अंश के कार में बैठ गई अंश और सानवी कुछ वक्त बाद आरव के लॉ फर्म बाहर थे। अंश ने सानवी को नर्वस देखा तो उसके सर पर थपकी देते हुए कहा, काम का पहला दिन है, ज़्यादा नर्वस मत हो, इससे तुम्हारे काम पर असर पड़ेगा। फिर तुम्हारा बॉस आरव तुम्हें डांटने लगेगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरी प्रिंसेस से कोई ऊंची आवाज़ में बात करे। उसके बात सुनकर सानवी हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, आप उन्हें जानते हैं? अंश ने कहा, हाँ, मैं उससे कई बार पार्टी में मिलता हूँ और वो मेरे बिजनेस पार्टनर ध्रुव का बेटा है। मैंने सुना है उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। उसने आज तक किसी भी केस को हारा नहीं है। तुम उसके साथ बेहतर तरीके से काम करना सीख जाओगे। सानवी ने अपना सर झुका लिया और हाँ में सर हिलाया। अंश ने उसके माथे पर किस किया और सानवी कार से बाहर आ गई। सानवी ने उसे बाय कहा और गहरी सांस लेते हुए अंदर जाने लगी।
तभी उसे अपने कान में भारी लेकिन शांत आवाज़ आई, वेट अ मिनट मिस रायज़ादा। सानवी ने जैसे ही इस आवाज़ को सुना तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपनी मुट्ठी कस ली। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो और आगे भी दीजिए और पहले एपिसोड्स